तो दोस्तों, आज हम उस वैज्ञानिक के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पृथ्वी को प्रकाश से सजाया। उनका नाम है निकोला टेस्ला। आज हमारे घरों में जो बिजली पहुंचती है वो एसी सिस्टम के माध्यम से पहुंचती है, जिसका आविष्कार टेस्ला ने ही किया था। दोस्तों, टेस्ला विज्ञान को तो समझते थे, परंतु सामाजिक व्यवहार को नहीं समझते थे। इसीलिए वो कभी भी उस ख्याति को नहीं प्राप्त कर पाए जो आइंस्टीन और एडिसन को मिली। टेस्ला के आविष्कार आइंस्टीन और एडिसन से कम नहीं बल्कि कुछ बढ़कर ही थे। पर चुपचाप रहने वाले टेस्ला में वो आकर्षण नहीं था जो कि उन दोनों में था। महान वैज्ञानिक, इंजीनियर, आविष्कारक निकोला टेस्ला की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी भी है। बेशक निकोला टेस्ला की कहानी कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन फिर भी इस कहानी के साथ इतने मिथक और इतनी किंवदंतियां जुड़ी हुई है कि उन्हीं मिथकों में से एक है निकोला का एलियन होना या एलियन से बात कर पाना। आइए बात करें निकोला टेस्ला के जन्म की। ठीक आधी रात को, यानी जुलाई 9 और 10 जुलाई 1856 की रात 12 बजे, जब घनघोर बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, भयंकर तूफान आया हुआ था, ऐसे में ऑस्ट्रियन स्टेट स्मिल्जान, सर्बिया, जो अब क्रोएशिया में है, उसमें एक अद्वितीय वैज्ञानिक निकोला टेस्ला का जन्म हुआ। टेस्ला के जन्म के समय चमकती बिजली आजीवन उनके साथ रही, ऑल्टरनेट करंट बनकर। टेस्ला के पिता का नाम मिलुटिन टेस्ला था। वो एक पादरी थे। टेस्ला की मां का नाम ड्यूका था। टेस्ला अपने माता पिता की चौथी संतान थे। उनके एक बड़े भाई डेन, 2 बड़ी बहनें एंजीनिया और मिल्का और एक छोटी बहन मारिका थी। 161 साल पहले, जब दुनिया ने ज्यादा प्रगति नहीं की थी और उस समय क्रोएशिया, जो निकोला टेस्ला का जन्मस्थान था, गरीब देशों में से एक था। जैसे अपने देश में ज्यादातर बच्चों के लिए भविष्य में इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई का सपना देखा जाता है या जरूरी होता है, ठीक वैसे ही उन दिनों टेस्ला के मूल देश में पादरी या सैनिक बनने के अलावा और कोई विकल्प नहीं माना जाता था। इसीलिए टेस्ला के पिता उनसे बाइबल के लंबे लंबे वर्सेस को रट्टा लगवाते थे, क्योंकि वो उनके पादरी बनने में भी काम आते और सैनिक बनने की दशा में युद्ध में भी। जैसा कि जन्मजात प्रतिभाओं के साथ होता है, टेस्ला की दिमागी क्षमता बचपन से ही अद्भुत थी। माना जाता है कि वैज्ञानिक ज्यादा भाषाएं सीखने में कमजोर होते हैं, लेकिन टेस्ला के साथ यह बात नहीं थी। युवा अवस्था तक पहुंचते पहुंचते वो अपनी मातृभाषा सर्बो के साथ साथ इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन जैसी 8 भाषाएं लिखने, पढ़ने और बोलने लगे थे। वहीं गणित और विज्ञान में तो उनकी विशेषज्ञता थी ही। वो इतनी तीव्र बुद्धि के थे कि कठिन इंटीग्रल जैसे सवाल माइंड में हल कर लेते थे और उनके टीचर को लगता था कि उन्होंने चीटिंग करी है। लेकिन टेस्ला कड़ी मेहनत करते थे। टेस्ला के पास एक फोटोग्राफिक मेमोरी थी और वो अपने दिमाग में काम करने वाली मशीनों के पूरे सिस्टम का खाका खींच सकते थे। इससे उनके और अन्य इंजीनियरों के बीच मतभेद पैदा हुआ, क्योंकि टेस्ला अपने दिमाग में प्रयोग का साकार रूप देख लेते थे, जबकि दूसरे इंजीनियर्स ब्लूप्रिंट चाहते थे। टेस्ला की मां ड्यूका सर्बिया के सबसे पुराने नामी खानदानों में से एक से आती थी। ड्यूका एक गृहिणी थी और वो अपने परिवार के पैतृक खेत की देखभाल करती थी। वो धागों से हर तरह की कलाकारी कर लेती थी। कहा जाता है कि वो इतनी दक्ष थी कि पलकों के बालों में 3 गांठें लगा सकती थी। टेस्ला की मां घर के छोटे मोटे इलेक्ट्रिक पोल्स ठीक कर लेती थी। टेस्ला की मां बहुत इनोवेटिव थी। टेस्ला को अपनी मां से ही तरह तरह के प्रयोग करने की प्रेरणा मिली। वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते थे, जिससे उनकी आसपास के गांवों में चर्चा होने लगी थी। 17 की उम्र में टेस्ला को कॉलेरा यानी हैजा हो गया था। होने को तो यह हैजा उनकी जिंदगी को मौत में बदलने के लिए आया था और उनकी जिंदगी बदल के गया भी, लेकिन मौत में नहीं।
एक पॉजिटिव सेंस में। जैसा कि आपको अभी बताया था कि टेस्ला के पिता टेस्ला को पादरी बनाना चाहते थे, तो हैजा बीमारी से ग्रस्त टेस्ला ने अपने पापा से कहा, मैं अच्छा हो जाऊंगा अगर आप मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने दोगे, पादरी बनने के लिए मजबूर नहीं करोगे। जी हां, और फिर वही हुआ जिसका आप लोग अनुमान लगा रहे हैं। पापा ने टेस्ला की शर्त मान ली। उसके बाद टेस्ला के अंदर जाने कौन सी चमत्कारी शक्ति उत्पन्न हो गई कि हैजा जैसी जानलेवा बीमारी को मात देकर टेस्ला तंदुरुस्त हो गए। उसके बाद टेस्ला के पापा ने अपना वादा पूरा किया और उन्हें ऑस्ट्रेलिया की सबसे अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज ग्रैज के ऑस्ट्रेलियन पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन करा दिया। पहले ही सत्र में टेस्ला ने पूरे के पूरे 9 एग्जाम्स पास कर लिए, जबकि सिर्फ 4 एग्जाम पास करने की जरूरत थी। फर्स्ट ईयर में कॉलेज में फर्स्ट आने वाले टेस्ला, जितने जरूरी सब्जेक्ट होते हैं उसमें सबसे ज्यादा एग्जाम्स क्लियर करने वाले टेस्ला, एक भी दिन क्लास न मिस करने वाले टेस्ला, सेकेंड ईयर का अंत आते आते जुए की लत में अपने को तबाह करने लगे। थर्ड ईयर में अपनी पॉकेट मनी और अपनी कॉलेज की फीस भी हार गए। लेकिन हार के जीतने वाले को ही टेस्ला कहते हैं। शीघ्र ही टेस्ला ने धीरे धीरे सारे पैसे रिकवर कर लिए और फिर संभोग से समाधि की तर्ज पर एक झटके में जुआ खेलना छोड़ दिया। लेकिन कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जिनकी भरपाई करना असंभव है। पैसा तो वापस आ गया, पर गया समय वापस नहीं आया। टेस्ला इंजीनियरिंग कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए अपने सपने पूरे करने के लिए। निकोला ने ग्राज के तकनीकी विश्वविद्यालय में गणित और भौतिकी का अध्ययन किया। यहीं पर उन्होंने माइकल फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत का गहराई से अध्ययन किया और उसमें कुछ सुधार भी किए। उन्होंने अपने प्रोफेसर से ऑल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्ट की बात की, तो प्रोफेसर ने उनकी इस बात को मजाक में उड़ा दिया। 4 साल की पढ़ाई को टेस्ला ने 3 साल में ही पूरा कर लिया और 1873 में वो ग्रेजुएट हो गए। टेस्ला ने ऑस्ट्रिया के ग्रेज स्थित पॉलिटेक्निक संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और इसी दौरान उन्हें समझ आ गया था कि बिजली के जिस रूप डायरेक्ट करंट को इतना बढ़ा चढ़ाकर उपयोगी बताया जा रहा है वो गलत है। टेस्ला उसी समय दूसरे विकल्प यानी एसी को ज्यादा उपयोगी बनाने के बारे में सोचने लगे। टेस्ला अविवाहित थे और उनका मानना था कि उनका ब्रह्मचर्य उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों में सहायक रहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि शादी ना करके उन्होंने विज्ञान के लिए एक कुर्बानी दी है। 17 अप्रैल 1879 को स्ट्रोक के कारण टेस्ला के पिता का देहांत हो गया। उसके बाद टेस्ला ने कई जगह काम किया, कई जगह पढ़ाई की, लेकिन कुछ भी बड़ा या ग्रेट नहीं कर पाए। 1882 में टेस्ला हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट चले गए। वहां उन्होंने एक टेलीग्राफ कंपनी, जो कि बुदापेस्ट का टेलीफोन एक्सचेंज था, उसमें काम किया। इस दौरान टेस्ला ने उपकरणों में कई सुधार किए और एक एम्पलीफायर विकसित किया। यहीं काम के दौरान उन्हें मन में मोटर का विचार आया, जो अब उनकी सबसे बड़े आविष्कारों में से एक है। एडिसन की कंपनी के मैनेजर और सबसे विश्वसनीय साथी कर्मचारी चार्ल्स बैचलर ने निकोला टेस्ला को एक लेटर देकर एडिसन के पास जॉब के लिए भेजा था। सबसे महान कौन? किसी भी क्षेत्र के लिए यह हर दौर का सबसे दिलचस्प सवाल होता है। 28 वर्ष का एक बेहद प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिक जब पहली बार एडिसन से मिला तो उसके साथ आए इस खत ने तभी इस सवाल की नींव रख दी थी। इन दोनों वैज्ञानिकों को बिजली के क्षेत्र में अद्भुत सिद्धांत देने और जीवनोपयोगी आविष्कार करने के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि अक्सर इनकी तुलना की जाती है। यह सवाल आज भी बुद्धिजीवियों और वैज्ञानिक हलकों के बीच चर्चा का विषय है कि इन दोनों में सबसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और आविष्कारक कौन था। बल्ब बनाकर दुनिया को रोशन करने वाले थॉमस अल्वा एडिसन या फिर
ऑल्टरनेट करंट यानी एसी का इस्तेमाल व्यावहारिक बनाकर धरती के कोने कोने तक बिजली पहुंचाने वाले निकोला टेस्ला। खैर, चार्ल्स बैचलर का दिया खत लेकर टेस्ला बुदापेस्ट से अमेरिका गए इमिग्रेंट बनकर। ये इमिग्रेंट जब अमेरिका पहुंचा तो उनके पास पैसे के नाम पर केवल 3 सेंट बचे थे। जिस जहाज में वो सफर करके आए थे वो डूबते डूबते बचा था। उसके बाद जहां पर वो उतरे वहां भगदड़ मच गई। एक बार फिर टेस्ला मौत के मुंह से बचकर आ गए। वो इमिग्रेंट जो यदि तब मारा जाता तो अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह कहना गलत है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल अमेरिका ही नहीं बल्कि हम सबको पता ही नहीं चलता कि आज हम कितने पीछे होते उस एक व्यक्ति के न होने से। चार्ल्स बैचलर ने निकोला टेस्ला को जो लेटर देकर एडिसन के पास जॉब के लिए भेजा था, उस लेटर में लिखा था, एडिसन जी, मैं दुनिया में 2 कमाल के लोगों को जानता हूं। एक आप हैं और दूसरा आपके सामने खड़ा है। ये एडिसन और टेस्ला की पहली मुलाकात थी, यानी एडिसन और टेस्ला पहली बार मिल रहे थे। रेफरेंस लेटर तो दुरुस्त था, लेकिन ऑपरेशन राउंड होना भी बाकी था। कहा जाता है कि एडिसन का दिया ऑपरेशन राउंड क्लियर करना बड़ा मुश्किल होता है। वो टास्क ही ऐसा देता था, तो एडिसन ने टेस्ला को भी टास्क दिया, एक जहाज के डायनामो को सही करने का काम। टेस्ला सारी रात जागा और वो काम कर दिया। एडिसन बहुत प्रभावित हुआ और उसने टेस्ला को जॉब में रख लिया। एडिसन की कंपनी डीसी यानी डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल करती थी, जिससे सिर्फ बल्ब जलाया जा सकता था, लेकिन उसका कमर्शियल यूज नहीं हो सकता था। टेस्ला एक बार अपनी एसी वाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रेजेंटेशन लेकर बॉस के पास गए। बॉस ने रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं, ये नहीं चलेगा, ये पूरे शहर में आग लगा देगा। अगर करना ही है तो डीसी सिस्टम को इंप्रूव करो। और टेस्ला को एक टारगेट दिया कि यदि टेस्ला अपने एसी वाले फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट को छोड़कर एडिसन के डीसी करंट वाले प्रोजेक्ट को और प्रभावी बनाता है तो उसे इंसेंटिव के रूप में $50,000 मिलेंगे। टेस्ला पूरी ईमानदारी से अपने काम में लग गए और तय समय से पहले अपना टारगेट अचीव कर लिया और बॉस एडिसन से अपना पारिश्रमिक लेने पहुंच गए। एडिसन ने कहा, टेस्ला, तुम बड़े क्यूट हो, तुम्हें अमेरिकन सेंस ऑफ ह्यूमर यानी हमारे मजाक की बिल्कुल समझ नहीं। टेस्ला ने पूछा, अच्छा, क्या वो सिर्फ एक मजाक था? उस बात पर हंसना था? बहरहाल धोखों के क्रम में यह टेस्ला को पहला बड़ा धोखा मिला था। उसने जॉब से रिजाइन कर दिया, लेकिन फिर भी एडिसन की कंपनी से उसका नाता नहीं टूटा। एडिसन की कंपनी के लिए जो अंडरग्राउंड वायरिंग हो रही थी, टेस्ला उसके लिए खुदाई करते थे। मजदूरी के बीच बीच जब वो साथियों के साथ बीड़ी या चाय पी रहे होते थे तो अपने एसी वाले प्रोजेक्ट को दोस्त मजदूरों को बताया करते थे, लेकिन उन सब के लिए तो ये सब काला अक्षर भैंस बराबर था। मगर उन्हीं दोस्तों में से एक ने उसे एक बड़े इन्वेस्टर का पता दिया। इन्वेस्टर उसके काम से प्रभावित हुए और यूं उसे फर्स्ट राउंड फंडिंग मिली। कंपनी का नाम हुआ टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट एंड मैन्युफैक्चरिंग। इस कंपनी के विजन को कोई शायद ही समझ पाया। इसने काफी पेटेंट करवाए अपनी एफिशिएंसी के चलते, जिनका इस्तेमाल आज तक होता आ रहा है और भविष्य में भी इनका कोई विकल्प आएगा इसकी संभावना कम ही है। लेकिन अंततः यह स्टार्टअप फेल हो गया। टेस्ला फिर जॉबलेस हो गया। इस बीच टेस्ला ने अमेरिकी नागरिकता ले ली थी। उसके बाद एल्फ्रेड ब्राउन के साथ मिलकर टेस्ला ने दूसरा स्टार्टअप खोला, टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी, और 1857 में एसी से चलने वाला मोटर बनाया। यह मोटर भी टेस्ला के अन्य आविष्कारों की तरह ही अपने समय से आगे का था, और समय से आगे का था तो उस समय इसकी कोई पूछ नहीं थी। लेकिन इस बार टेस्ला का आविष्कार मार्केट को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहा। जॉर्ज वेस्टिंग हाउस से सेकेंड राउंड की फंडिंग मिली। उसके बाद शुरू हुआ वॉर ऑफ करंट।
जहां एक तरफ एडिसन और उनकी डीसी थी और दूसरी तरफ टेस्ला और उनका एसी। टेस्ला के एसी से पहले पूरी अमेरिका में डीसी की व्यवस्था लागू थी। डीसी उस बिजली की धारा को कहते हैं जो एक ही दिशा में बहती रहती है, पर टेस्ला ने डीसी की कई खामियों को उजागर किया और एसी व्यवस्था लागू करने की बात कही। एसी का फायदा यह है कि इसमें बिजली लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है। इसे डीसी के मुकाबले काफी दूर तक भेजा जा सकता है और इसमें बिजली की खपत भी बेहद कम होती है। टेस्ला की बनाई बिजली की मोटर से ही आज पूरी दुनिया के पंखे, कूलर और अन्य घूमने वाली बिजली की चीजें चलती हैं। टेस्ला बचपन में नायग्रा फॉल्स से बिजली पैदा करने के सपने देखा करते थे, मगर यह कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात यह थी कि कुछ सालों बाद उन्होंने ऐसा किया भी। टेस्ला ने ही पहला जल विद्युत पावर स्टेशन बनाया, जो बाद में डायनमो से बिजली पैदा करने का प्रेरणा स्रोत बना। गुजरते वक्त के साथ वॉर ऑफ करंट ने घृणित रूप धारण कर लिया। एडिसन का साथ छोड़ने के बाद टेस्ला ने उद्योगपति जॉर्ज वेस्टिंग के साथ मिलकर ऐसे सिस्टम को दुनिया के सामने रखा जिसका एडिसन ने विरोध किया, क्योंकि उस समय पूरे अमेरिका में डीसी बिजली सिस्टम लागू था और उनकी कंपनी बड़े पैमाने पर डीसी पर आधारित उपकरण बना रही थी। ऐसे में एसी सिस्टम आ जाने से उन्हें काफी नुकसान होता। एडिसन और उसके पीआर ने अपने डीसी को ज्यादा यूजर फ्रेंडली सिद्ध करने के लिए जानवरों के ऊपर एसी करंट लगवाए और इसका सामूहिक प्रदर्शन किया ताकि लोगों में एसी का डर बैठ जाए। इतने से भी जब शांति नहीं मिली तो एक कन्विक्टेड मर्डरर विलियम कैमलर के ऊपर एसी करंट का प्रयोग करने की ठानी गई ताकि एसी के नेगेटिव इफेक्ट्स सबके सामने आ सके। दरअसल साउथवेस्ट नाम के एक दंत चिकित्सक ने सोचा कि कैदियों को फांसी पर लटकाने से अच्छा बिजली के झटके से मृत्युदंड देना होगा। उसने जानवरों पर यह टेस्ट करने के बाद एडिसन से संपर्क किया। पहले तो एडिसन की तरफ से उत्तर आया कि नहीं, यह आइडिया सही नहीं है और वो तो मृत्युदंड के ही सख्त खिलाफ है। 1 महीने बाद साउथवेस्ट ने एडिसन को फिर से पत्र लिखा। अब की बार एडिसन की राय बदल गई थी। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एडिसन ने जवाब लिखा, इस सब के लिए वेस्टिंग हाउस द्वारा निर्मित ऑल्टरनेटिंग करंट मशीन सबसे उपयुक्त रहेगी। वेस्टिंग हाउस ही उस समय एडिसन का सबसे बड़ा राइवल था। तो इस तरह वेस्टिंग हाउस की कंपनी द्वारा निर्मित इलेक्ट्रिक चेयर का इस्तेमाल मृत्युदंड के लिए किया गया, लेकिन इलेक्ट्रिक चेयर को प्रमोट करने वाले या डिस्ट्रीब्यूट करने वाले एडिसन ही थे। इसी नेगेटिव पब्लिसिटी से बचने के लिए वेस्टिंग हाउस ने कैमलर के लिए सबसे अच्छा वकील नियुक्त किया। वो इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में भी ले गए, जिससे कि कैमलर की मौत की सजा टाली जा सके। विलियम कैमलर की मौत के लिए प्रयुक्त किए जाने वाली इलेक्ट्रिक चेयर में पहले दिन एक घोड़े को मार डाला गया था। फिर 17 सेकंड तक कैमलर को एसी करंट के 1000 वोल्ट झटके दिए गए। इसके बाद कैमलर को मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन उसकी सांसें अब भी चल रही थी। फिर उसे फिर से करंट दिया गया, अब की 2000 वोल्ट का। अब वो मर चुका था, मगर कुछ गवाहों ने दावा किया कि उसके शरीर में आग लग गई। अखबारों में इसको और भी उत्तेजक तरीके से प्रकाशित किया गया कि मांस के जलने की गंध और इतनी दर्दनाक मौत न देख पाने के चलते दर्शक कमरे से बाहर निकल गए थे। जहां इस पूरे वाकये के बाद वेस्टिंग हाउस बहुत ज्यादा डर गया था और उसने कहा था कि इससे बेहतर तो कुल्हाड़ी से गला काट दिया जाता। एडिसन ने कहा था, मुझे लगता है कि जब उसको मौत की सजा के लिए कुर्सी में रखा जाएगा तो वो मृत्यु तुरंत हो जाएगी। यूं इलेक्ट्रिक चेयर से मृत्युदंड पाने वाला विलियम कैमलर पहला इंसान बना। लेकिन इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी के बावजूद एसी की एक्सेप्टेंस में दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि हो रही थी। नायग्रा फॉल्स से बहने वाले पानी से बिजली बनाने के लिए टेस्ला की राय ली गई और फिर 2 फेज वाली एसी करंट का उपयोग करने के लिए वेस्टिंग हाउस की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला। टेस्ला ने न्यूयॉर्क के नायग्रा जलप्रपात में पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का डिजाइन तैयार किया। इस प्लांट के निर्माण में
3 साल का समय लगा और 16 नवंबर 1896 को पहली बार इस करंट से नजदीकी इलाके में बिजली की सप्लाई हुई। जलप्रपात के सामने गॉट आइलैंड पर टेस्ला की एक प्रतिमा स्थापित की गई और एडिसन की हालत ऐसी हो गई थी कि रोएं या हंसें, क्योंकि उनकी कंपनी जो अब जनरल मोटर्स हो चुकी थी को भी कॉन्ट्रैक्ट मिला था इस एसी करंट को घर घर डिस्ट्रीब्यूट करने का। टेस्ला और एडिसन में उस तरह की प्रतिद्वंदता नहीं थी जितनी टेस्ला के 2 बॉसेस एडिसन और वेस्टिंगहाउस के बीच थी। 1931 में टेस्ला को टाइम मैगजीन के कवर पृष्ठ पर जगह मिली। उस वक्त वो 75 वर्ष के थे। उनके द्वारा किए गए सभी आविष्कारों की लिस्ट उस मैगजीन के एडिशन का फीचर लेख थी। खास गौर करने वाली बात यह है कि तब और आज तक भी टाइम मैगजीन की कवर फोटो बनना प्रतिष्ठा की बात है। चंद्रमा पर 26 किलोमीटर व्यास वाले गड्ढे को टेस्ला नाम दिया गया। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच मिलने वाले क्षुद्र ग्रहों में से एक का नाम 2244 टेस्ला रखा गया है। सर्बिया के एक बिजली घर का नाम भी पीपीपी टेस्ला है। सर्बिया के ही 100 के नोट पर टेस्ला का चित्र है। अमेरिका की एक कंपनी जो बिजली से चलने वाली कारों को बनाती है, उसका नाम टेस्ला मोटर्स है। चुंबकीय प्रभाव की इकाई टेस्ला उन्हीं के सम्मान में है। उनके नाम पर टेस्ला पुरस्कार दिया जाता है। 1934 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि टेस्ला डेथ बीम पर काम कर रहे थे, जो आकाश में उड़ रहे दुश्मन के 10,000 हवाई जहाजों को एक साथ मारने में सक्षम था। उन्होंने इसे बनाने के लिए उस वक्त के सबसे बड़े बिजनेसमैन जेपी मॉर्गन से फंडिंग की बात की, लेकिन बाद में सहायता करने वाले मॉर्गन ने और फंडिंग देने से इनकार कर दिया। हालांकि टेस्ला ने सोवियत संघ से $25,000 का चेक प्राप्त किया था, लेकिन परियोजना परवान नहीं चढ़ सकी। 1943 में जब टेस्ला की मृत्यु हुई तो वो 86 साल के थे और तब भी कर्ज में बहुत ज्यादा डूबे हुए थे। टेस्ला इंक अमेरिका और विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और इसके सीईओ एलन मस्क कुछ सबसे प्रसिद्ध सीईओज में से एक हैं। एलन मस्क की टेस्ला कंपनी टेस्ला की मृत्यु के 60 साल बाद बनी। इस कंपनी के फाउंडर्स की माने तो इसका नाम टेस्ला रखा गया महान वैज्ञानिक टेस्ला को श्रद्धांजलि देने के लिए, और ये कंपनी विश्व की सबसे तेजी से उन्नति करने वाली कंपनियों में से एक है। दक्षिण अफ्रीका के उद्यमी एलन मस्क का शुक्रिया अदा करना होगा, जिन्होंने बिजली से चलने वाली कारों की कंपनी को टेस्ला नाम दिया। टेस्ला ने विद्युत के आविष्कार के अलावा कई तरह की टेक्नोलॉजी की भविष्यवाणी की थी, जो दशकों बाद सच साबित होती दिखती हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी को लेकर अपने जुनून के चलते टेस्ला ने डेटा ट्रांसमिशन पर केंद्रित कई आविष्कार किए और इससे जुड़े कई सिद्धांतों को विकसित किया। मार्कोनी ने सबसे पहले अटलांटिक भर में मोर्स कोड के जरिए पत्र भेजे, लेकिन टेस्ला इससे आगे का कुछ करना चाहते थे। उन्होंने संभावना जताई थी कि पूरी दुनिया में एक दिन टेलीफोन सिग्नल, दस्तावेज, संगीत की फाइलें और वीडियो भेजने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, और आज वाईफाई के जरिए ऐसा करना संभव है। हालांकि वो खुद ऐसा कुछ नहीं बना पाए थे। उनकी ये भविष्यवाणी 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार के साथ सच हुई। टेस्ला ने 1926 में एक अमेरिकी मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भविष्य के अपने एक और पूर्वानुमान का जिक्र किया था। उन्होंने तस्वीरें, संगीत और वीडियो ट्रांसमिट करने के अपने आइडिया को पॉकेट टेक्नोलॉजी का नाम दिया। उन्होंने स्मार्टफोन के आविष्कार के 100 साल पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। लेकिन क्या टेस्ला ने यह सोचा होगा कि मोबाइल हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन जाएगा? साल 1898 में टेस्ला ने बिना तार वाला और रिमोट से नियंत्रित होने वाला ऑटोमेशन प्रदर्शित किया। आज हम इसे रिमोट से चलने वाली टॉय शिप या ड्रोन कहते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन, रोबोटिक्स, लॉजिक गेट जैसी नई टेक्नोलॉजी से उन्होंने देखने वालों को हैरान कर दिया।
लोगों को लगता था कि इनके अंदर कोई छोटा बंदर है जो सिस्टम को नियंत्रित करता है। टेस्ला मानते थे कि एक दिन रिमोट से चलने वाली मशीनें लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा होंगी, और यह भविष्यवाणी सच्चाई के बहुत करीब थी। टेस्ला ने कल्पना की थी कि ऐसे एयरक्राफ्ट होंगे जो दुनिया भर में तेज गति से और देशों के बीच कमर्शियल रूट पर यात्रा करेंगे। इन एयरक्राफ्ट में बहुत से यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी। चीन के इस आविष्कार पर हैरान थे मार्को पोलो। निकोला टेस्ला ने कहा था, वायरलेस पावर का सबसे अहम इस्तेमाल ईंधन के बिना उड़ने वाली मशीनों में होगा, जो लोगों को न्यूयॉर्क से यूरोप कुछ ही घंटों में पहुंचा देगी। उस वक्त शायद इन बातों को पागलपन समझा जाता होगा, लेकिन टेस्ला एक बार फिर सही थे, कम से कम गति को लेकर। जहां तक बिना ईंधन के उड़ने वाले और बिजली से चलने वाले विमानों की बात है, तो वो अब भी एक भविष्य का सपना है। 1926 में कॉलियस के साथ उनके इंटरव्यू को व्हेन वुमन इज बॉस शीर्षक दिया गया। इससे पता चलता है कि 68 साल के टेस्ला उस वक्त महिलाओं के लिए क्या सोचते थे। टेस्ला मानते थे महिलाएं बेहतर शिक्षा, रोजगार और समाज में प्रभावशाली बनने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगी। हालांकि बीती सदी में तकनीक को सामाजिक और राजनीतिक जिंदगी में महिलाओं के सशक्तिकरण से जोड़ना मुश्किल है। यह जरूर देखा गया है कि महिलाएं तकनीक के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। टेस्ला ने महान वैज्ञानिक मार्कोनी के 2 साल पहले एक्सरे के साथ प्रयोग भी किया। रेडियो संचार के लघु प्रदर्शन वाले प्रदर्शनों को प्रदान किया और मेडिसन स्क्वायर गार्डन के एक पूल के आसपास एक रेडियो नियंत्रित नाव को आयोजित किया। साथ में टेस्ला और वेस्टिंगहाउस ने शिकागो में 1891 में दुनिया की कोलंबियन प्रदर्शनी प्रकाशित की। टेस्ला ने कई हैरान कर देने वाली चीजों पर काम किया, जिसे ऊर्जा प्रणाली का आरंभ माना जाता है। माना जाता है टेस्ला ने 200 से अधिक आविष्कार किए। टेस्ला द्वारा किए गए 7 अन्य आविष्कार लॉस्ट डिस्कवरीज में डाल दिए गए। टेस्ला स्वस्थ रहने के लिए रोजाना 10 से 15 किलोमीटर की सैर करते थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो पूर्णतया शाकाहारी हो गए थे और भोजन में दूध और शहद और सब्जियों का रस लिया करते थे और दावा करते थे कि उन्हें सिर्फ 2 घंटे ही नींद आती है, लेकिन ये भी कहते थे कि वो अपने काम के बीच में झपकी ले लिया करते थे। टेस्ला पक्के व्यापारी नहीं थे, जिस वजह से उपलब्धियों के बावजूद वित्तीय रूप से हमेशा परेशानी में रहे। बाद में मॉर्गन ने उनको वित्तीय सहायता देना बंद कर दिया। मॉर्गन को ऐसा लगा कि उसे टेस्ला के तार के बगैर बिजली पहुंचाने के कॉन्सेप्ट से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। उनके वार्डन क्लिफ स्थित लैब को भी एक फिल्म प्रोसेसिंग कंपनी को बेच दिया गया। 1917 में अमेरिकी सरकार ने टेस्ला के आंशिक तौर पर पूरे हुए टावर को भी गिरा दिया, क्योंकि सरकार को चिंता थी कि जर्मनी के जासूस उसका इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध के दौरान सूचनाओं में सेंध लगाने के लिए करेंगे। बाद के दिनों में कुछ प्रयोगों में असफल रहे टेस्ला डिप्रेशन का शिकार हो गए और उन्होंने बाहर के लोगों से मिलना कम कर दिया। कंपल्सिव डिसऑर्डर से पीड़ित थे, जो कि ऐसे अकेले रहने वाले वैज्ञानिकों के लिए सामान्य है। 7 जनवरी 1943 86 वर्ष की उम्र में महान वैज्ञानिक इंजीनियर निकोला टेस्ला का न्यूयॉर्क में निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद ही अगले वर्ष यूएस सुप्रीम कोर्ट ने 4 कुंजी पेटेंट बर्खास्त कर दिए। अंततः टेस्ला के रेडियो सिस्टम में नवाचार स्वीकार कर लिया। सिस्टम जो चैंपियन और सुधार हुआ पावर ट्रांसमिशन के लिए एक वैश्विक मानक रहा है। इन्हें 3 अंक से नफरत थी और जब ये बूढ़े हो चले थे तब कभी कभी सपनों में इन्हें कबूतर दिखाई देता था, जो उन्हें कहता था कि अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है, अब प्रयोग तुम्हारा खत्म हो चुका है, और उन्होंने नोबेल पुरस्कार को लेने से मना कर दिया। उनकी आत्मकथा के अनुसार मेरे आविष्कार 2 महीनों के भीतर उन्होंने लगभग सभी प्रकार के मोटर्स और सिस्टम के संशोधनों को विकसित किया था, जो अब मेरे नाम से पहचाने जाते हैं। निकोला टेस्ला का स्मारक यानी निकोला टेस्ला संग्रहालय बेलग्रेड सर्बिया में है।
माई इन्वेंशंस, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला और बेन जॉन्स्टन द्वारा लिखी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग ह्यूमन एनर्जी, द फैंटास्टिक इन्वेंशंस ऑफ निकोला टेस्ला, एक्सपेरिमेंट्स विद ऑल्टरनेट करंट ऑफ हाई पोटेंशियल एंड हाई फ्रीक्वेंसी, द टेस्ला कॉइल, टॉकिंग विद प्लैनेट्स, फेमस साइंटिफिक इल्यूशंस, निकोला टेस्ला रिसर्च, द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी without wires as a means of furthering peace, the Tesla FBI, the wireless Tesla, Nikola Tesla lectures and patents आदि कई पुस्तकें हैं जो महान वैज्ञानिक, आविष्कारक, भौतिक विज्ञानी, यांत्रिक अभियंता, विद्युत अभियंता और भविष्यवादी टेस्ला के बारे में बहुत कुछ बतलाती हैं। दोस्तों, आज जो हम दुनिया के एक कोने में बैठकर दुनिया के दूसरे कोने में बैठे किसी अपने से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के द्वारा देख सकते हैं, तो ये सब उन्हीं महान निकोला टेस्ला की मेहनत का परिणाम है। उनके योगदान को हमारा सलाम है।